जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक नए बुक से प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट को कर लिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बिहार पुलिस कंप्लीट कोर्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर इस बुक को देख रहे हैं, ये बुक आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बुक से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी का है, कलई खुलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। लाइव चैट का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है भेद प्रकट होना, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, भेद प्रकट होना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, गीतिका जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित रचना है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। सभी ऑप्शंस में आपको उज्ज्वल लिखा मिल रहा है। तो इनमें से जो उज्ज्वल शुद्ध रूप से लिखा गया है वो कौन सा है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना है, ये जो ऑप्शन बी में लिखा गया है उज्ज्वल, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। तो आप ऑप्शन ए में भी देख सकते हैं, ये भी शुद्ध ही है। तो यानी कि ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अरे यायावार रहेगा याद, ये किस विधा की रचना है। अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यह एक यात्रा साहित्य है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, आपको यहाँ से 3 संधि विच्छेद को याद रखना है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक पूछा जाता है पवन, जो कि पूछा भी गया है, और एक याद रखना है पावक, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद जो होगा, ये ऑप्शन सी में दिया गया है, उत जोड़ ज्वल। और देखिए, पवन का होता है, यहाँ पे लिखते हैं पो जोड़ अन, याद रखना है, पो जोड़ अन बराबर पवन होता है। और पावक का होता है पौ जोड़ अक। इनको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया किसने दिया। चलिए सोच समझ का आंसर बताएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम मार्शल ने दिया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये 1761 ईस्वी में मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा 1761 ईस्वी में, याद रखना है। और इसमें इस युद्ध में जो है मराठों की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। चलिए आंसर करते जाएंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, आपको एक भी प्रश्न फालतू का देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। और याद रखना है, 18वीं शताब्दी पालवंशीय धर्मपाल द्वारा बिहार प्रांत के भागलपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध का पहला शासक कौन था। चलिए आंसर करते जाएंगे। मगध का पहला शासक कौन था। तो देखिए, मगध का पहला शासक बिंबिसार था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिंबिसार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत से बड़े विश्व के कुल कितने देश है? चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो देखिए, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, भारत जो है ये विश्व में 7वें स्थान पर आता है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत से बड़े विश्व में कुल कितने देश हैं? तो 6 देश है। कौन कौन से हैं, नाम याद रखिए। तो पहले स्थान पर आपका रूस है, कनाडा है, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है, याद रखना है। और ये भी पूछा जाता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसको याद कर लीजिए, 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? चलिए आंसर करते जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, रबड़ हो जाएगा। याद रखना है, नगदी फसल के अंतर्गत आलू, प्याज, गन्ना, रबड़, कपास, जूट आदि ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारनद मुख पर स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग सेशन को दिल से लाइक करें। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोरमू गांव बंदरगाह हो जाएगा। ये जो है गोवा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, याद रखना है। यह बंदरगाह ज्वारनद मुख पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को नियुक्त किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन जो कि 1985 ईस्वी में हुआ था, इसके तहत 11वीं अनुसूची को मूल संविधान में जोड़ा गया था। यह अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। इसमें पंचायती राज से संबंधित टोटल 29 विषय दिए गए हैं। कितने विषय याद रखना है, पूछा जाता है। 29 विषय दिए गए हैं, जिसमें से उच्च शिक्षा शामिल नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया? चलिए आंसर करेंगे 14 नंबर के लिए, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां जो है, देखिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप प्रश्न नंबर लिखकर नीचे कमेंट में जरूर करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, सरकार के लिए। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है इसको अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है और भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा? तो देखिए, संप्रभुता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोंदा द्वारा। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है? चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको प्रश्न के लेवल को देखकर भी पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है संप्रूप वस्तु, उद्योग में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश, क्रेताओं विक्रेताओं की बड़ी संख्या। यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर की दरों तथा कर राजस्व में परिवर्तन के संबंध को समझाया जा सकता है किस वक्र द्वारा? चलिए, तो देखिए, कर की दरों तथा कर राजस्व में परिवर्तन के संबंध को लैफर वक्र द्वारा समझाया जा सकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन को इस कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है किस रूप में? चलिए, तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन चला देगा ए के साथ उपयोगिता का सृजन करना। उत्पादन को उपयोगिता का सृजन करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मांग फलन का ढाल कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत होता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। सामान्य मांग फलन का ढाल जो होता है ये ऋणात्मक होता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? तो देखिए यदि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? चलिए तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से मौर्य शासक संप्रति जो था जो जैन था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? संप्रति। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासक अनुयायी थे, किस धर्म के अनुयायी थे? चलिए आंसर करेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए चोल शासक जो है ये शैव धर्म के अनुयायी थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा शैव धर्म, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट पास हुआ, कब पास हुआ था रॉलेट एक्ट? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था ये 18 मार्च 1919 ईस्वी को। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 1919 में। और 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। याद रखना है, पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने दास प्रथा का अंत कर मानव अधिकारों को संरक्षण दिया, कब दिया था? चलिए तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर मानव अधिकारों को संरक्षण दिया था। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है। और अकबर ने 1563 ईस्वी में, याद रखना है 1563 ईस्वी में हिंदू तीर्थयात्रियों पर से तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया था। दोनों को पूछ सकता है, ध्यान रखना है। और अकबर ने ही दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को कब चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए मृदा संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तरीका जो है ये वन रोपण है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में मुख्य अंतर है, किसका अंतर है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ग्रामीण बस्तियों में सामान्यतः प्राथमिक कार्य होते हैं और जबकि नगरीय बस्तियों में क्या होते हैं? द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्य अंतर फंक्शन का होता है, यानी क्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी और उसकी सहायक नदी के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। चलिए तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नर्मदा अमरावती। देखिए अमरावती नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये अमरावती जो है ये कावेरी नदी की सहायक नदी है जो तमिलनाडु में बहती है। याद रखना है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। गोदावरी, वैनगंगा, कावेरी, भवानी, कृष्णा, भीमा, इन सभी को याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन ग्रीज को हटाता है, किसके द्वारा? चलिए तो देखिए साबुन जो है ये ग्रीज को पायसीकरण द्वारा हटाता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, याद कर लीजिए पायसीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016 का डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किस देश ने जीता है?
इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए 2016 में टेनिस का डेविस कप जो है अर्जेंटीना ने फाइनल में क्रोएशिया को हराकर जीता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना ने किसको हराकर, क्रोएशिया को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विहार का विध्वंस किया था, किसने किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा भागलपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। चलिए आंसर करेंगे, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो देखिए ये लिखा गया है किसमें? तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 1A में। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? अभी हमने देखा कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, जो कि सबसे प्रसिद्ध शासक भी था, तो हरि सिंह था। और कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्य देव था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, इस तरह से होगा नान्य देव था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? चलिए आंसर बताएंगे, उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए उद्वंत प्रकाश जो है ये मौलिक कवि द्वारा 18वीं शताब्दी में छंदों में लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण कृति है। इसका सही जवाब होगा मौलिक कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति रत्नाकर का लेखक है। चलिए आंसर करेंगे, राजनीतिक रत्नाकर का लेखक है। तो देखिए राजनीतिक रत्नाकर जो है इसके लेखक कौन है? तो याद रखना है चंद्रशेखर है। इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रशेखर द्वारा 14वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक का थीम क्या था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए इस बुक का आपको एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है, क्योंकि ये बुक आपके एग्जाम के लिए कतई जहर है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? रियो ओलंपिक 2016 का थीम क्या था? तो सही जवाब है विश्व शांति व पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मंद करने वाली ड्रग कौन सी है? चलिए तो देखिए अफीम जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मंद करने वाली एक औषधि है। तो सही जवाब होगा अफीम, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लवणों का चक्रीकरण कहलाता है। चलिए आंसर करेंगे, लवणों का चक्रीकरण कहलाता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जीव रासायनिक चक्र कहलाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन किस अंग द्वारा होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज द्वारा होता है। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन जो है ये आरएनए पॉलीमरेज द्वारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में भोजन के निष्क्रिय अंतःग्रहण को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है और आप लोग चाहते हैं कि इस बुक का सभी प्रैक्टिस सेट करा दिया जाए, तो आप लोगों से जितना हो सके सेशन को पूरा शेयर कीजिए। और चैनल पर जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए अमीबा में भोजन के निष्क्रिय अंतःग्रहण को क्या कहते हैं? तो इम्पोर्ट बोला जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक सर्वव्यापी रोग है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए कौन सा एक सर्वव्यापी रोग है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा जो है ये एक सर्वव्यापी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन पुनः नवनीत ऊर्जा का स्रोत है? चलिए, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी जानते हैं, डी होगा। वृक्ष जो है ये पुनः नवनीत ऊर्जा का स्रोत है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा जंतु कोशिका में बीच का अंतः कोशिका जंक्शन का प्रकार है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, डेस्मोसोम हो जाएगा। डेस्मोसोम जो है ये जंतु कोशिका में बीच का अंतः कोशिकीय जंक्शन का एक प्रकार है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा एक एसटीडी विषाणु जनित रोग है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एड्स। एड्स जो है ये एक एसटीडी विषाणु जनित रोग है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। यह जो है एचआईवी द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कीटों में रुधिर परिसंचरण तंत्र होती है। चलिए, तो देखिए कीटों में रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है ये खुला होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि कॉकरोच का रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है वो खुले प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट प्रश्न है। 1 किलोवाट घंटा के बराबर है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो देखिए 1 किलोवाट घंटा जो है ये 36 गुना 10 पर पावर 5 जूल के बराबर होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने 50 अति इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।